हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 191 से लेकर 200 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा जो डबल मास एनालिसिस है वो हम किस लिए अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारी रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा या कंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल आप बोल सकते हो। हमारे कैचमेंट में हम बहुत सारे रेन गेज स्टेशंस इंस्टॉल करके रखते हैं, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो रेन गेज हमने इंस्टॉल किया है, कभी कभी ड्यू टू सर्टेन रीजंस हमें इसको शिफ्ट करना पड़ सकता है, या बहुत सारे हमारे और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि हमारा देयर इज अ चेंज इन इकोसिस्टम ड्यू टू कैलामिटीज। कभी कभी ऐसा होगा कि हम जो ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं रेनफॉल डाटा की वो गलत ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एरर अकुमुलेट हो रही है। तो इसकी वजह से उस पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन पर हमारी जो डाटा होगा वो हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, इनकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर रेन गेज है वो हमारा रेनफॉल डाटा हमें इनकंसिस्टेंट मिलेगा। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि हमारा उस पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन में हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंस हो रहा है। उसके लिए हमारी जो टेक्निक यूज होती है हाइड्रोलॉजी में, दैट इज डबल मास कर्व टेक्निक बोलते हैं। इसमें डबल मास का मतलब यह है कि हम यहां पर दो क्यूमुलेटिव रेनफॉल डाटा का यूज करते हैं। इसी वजह से ये डबल का यूज किया जा रहा है, बिकॉज जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वहां पर दो चीजें हैं। जिस भी रेन गेज स्टेशन में हमारी डाटा की इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस हैं, जिसमें आपको लग रहा है, तो उस पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन पे जो हमारा क्यूमुलेटिव रेनफॉल है, जिसको आप सिग्मा पी एक्स, वो रेन गेज हमारा एक्स है, और जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल डाटा है उस स्टेशन पे वो सिग्मा पी एक्स है। और हम करेंगे क्या, उसके आसपास हम 10 जनरली 5 to 10 बेस स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं उस रेन गेज के चारों तरफ, जिसमें हमारी इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस हैं। तो हमने मान लिया यहां पर 10 गेज स्टेशंस हमने सिलेक्ट किए, और उन 10 गेज स्टेशंस पे जो हमारी एवरेज रेनफॉल है उनका समीशन। तो एक हमारा समीशन हो गया 10 बेस स्टेशन पे जो रेनफॉल मिल रही है उनके एवरेज का समीशन हर साल का, और हर साल जो हमारी क्यूमुलेटिव रेनफॉल उस रेन गेज पर मिल रही है उसका डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमारा डाटा है उसको सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर हमारे पास लेटेस्ट डाटा 1970 का अवेलेबल है, उसके बाद 1969 का अवेलेबल है, तो हम प्लॉटिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हमारा इनिशियल जो रहेगा 1970 का जो यहाँ पर ये 70 जो है वो ईयर दिखा रहा है, और यहाँ पर इस क्यूमुलेटिव रेनफॉल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्स पर जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल मिली वो है। इसी तरह डिफरेंट ईयर्स में हम प्लॉट करते जाएंगे। एक ऐसा आपको ब्रेक मिलेगा जहां पर ये स्लोप जो होगा वो हमारा पॉइंट आएगा, जिसे हम कहते हैं ब्रेक इन स्लोप। तो हम करेंगे क्या, हम करेक्शन अप्लाई करेंगे उन सारे डाटाज में जो हमारे इनकंसिस्टेंस हैं, और जो हमारा करेक्शन होगा दैट इज गिवन बाई पी एक्स इंटू करेक्टेड स्लोप डिवाइडेड बाई आपका जो हमारा ओरिजिनल स्लोप था, ठीक है। अब ये हमारा करेक्टेड स्लोप हो गया, जो C दिखा रहा है आपको, बिकॉज ये हमारा स्लोप करेक्टेड स्लोप है। इसको अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका स्लोप मिलेगा वो C है। तो यहां पर पी एक्स इंटू सी बाई ए हो जाएगा, और ये A हमारा जो ब्रेक होने के बाद जो हमें स्लोप मिल रहा है डाटास का, जिसकी वजह से हमारी रेनफॉल डाटा में इनकंसिस्टेंसी आ रही है,
तो ये देखेंगे 1963 के पहले जितने हमारे रिकॉर्ड्स मेजर किए गए वहां पे इनकंसिस्टेंसी है। तो जो डाटा हमारे रेनफॉल गेज स्टेशन एक्स पर ऑब्टेन हुए हैं उनको सबको हमें करेक्ट करना होगा, और दैट करेक्शन इज करेक्टेड बाई, दैट एरर इज करेक्टेड बाई करेक्शन रेशियो, जिसको C/A बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये मेथड जो है हमारा कहलाता है हमारा डबल मास कर्व टेक्निक। ठीक है, तो दिस इज हेल्पफुल फॉर द चेकिंग द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है एस्टिमेटिंग द मिसिंग रेनफॉल डाटा, इसको हम नॉर्मल रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ इसको, फर्दर जब आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑब्टेन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एट वेरियस ड्यूरेशन, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम लोग मास कर्व से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पर आप इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हैं। और ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ स्टोरेज नीडेड टू मेंटेन अ डिमांड पैटर्न, तो इसका आप यूज कर सकते हैं फ्लो मास कर्व का। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग। तो हर मेथड का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, और डबल मास कर्व टेक्निक से हम डाटा का इनकंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेट्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता देता हूँ रेट्रोग्रेशन में होता क्या है। सपोज यहां पर हमने एक लिया डैम कंस्ट्रक्ट किया, आपने वियर या बैराज कंस्ट्रक्ट किया, और यहां पर इसको मैं दिखा रहा हूं कि ये डैम है और ये हमारी नॉर्मल फ्लड लाइन है जब हमने बैराज कंस्ट्रक्ट करने से पहले। तो जैसे ही हमने बैराज कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारी जो फ्लड लाइन है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, बिकॉज ऑफ सम फ्लक्स एंड पाउंडिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या, जो हमारा वाटर सरफेस स्लोप है, दिस इज द वाटर सरफेस स्लोप, ये धीरे धीरे हमारा फ्लैटन होगा। और ये ऐसा हो इसलिए रहा है बिकॉज जो सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी है पानी की, जो रिवर में पानी फ्लो कर रहा है उसकी सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो वेरी कर रही है, और ये हमारा स्मूथ यानी फ्लैट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और यहां बिकॉज पाउंडिंग हो रही है, ठीक है, पाउंडिंग होने की वजह से सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी अपस्ट्रीम ऑफ रिवर में रिड्यूस हो जाएगी, और हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होने लगेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपस्ट्रीम में आपके सोल फॉर्मेशन होते हैं। एक हमारा फेनोमेना होता है सोल फॉर्मेशन का, ठीक है, जो कि अपस्ट्रीम में होगा ड्यू टू पाउंडिंग ऑफ वाटर और रिडक्शन इन सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर। और डाउन स्ट्रीम में इसका उल्टा होगा कि हमारा जो बेड है डाउन स्ट्रीम बेड वो हमारा इरोड होगा। ठीक है, तो हमारा जो बेड है वो कुछ हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो जब बेड नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा पानी का लेवल जो फ्लड लाइन से है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिनल फ्लड लेवल था, और ये ड्यू टू लोअरिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम बेड, बिकॉज यहाँ पे हमारा इरोजन हो रहा है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, उसकी वजह से डाउन स्ट्रीम बेड नीचे आएगा और हमारा जो वाटर सरफेस लेवल है वो भी हमारा ओरिजिनल फ्लड लेवल से नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रोग्रेसिव रहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन सिल्ट कैरिंग कैपेसिटी। तो जब हमारा डाउन स्ट्रीम जो बेड लेवल है वो लोअर होगा तो हमारा जो डाउन स्ट्रीम टेल एनर्जी लेवल है वो भी रिड्यूस होगा। जब टेल एनर्जी लेवल होगा तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जो हमारा हेड लॉस डिटरमाइन करेगा, जिसके बेसिस पर आप वियर या बैराज डिजाइन करते हैं, तो वो हेड लॉस बढ़ जाएगा। इस वजह से आपको रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट डिजाइन में लेना है, और बेस्ड ऑन रिसर्च स्टडीज फील्ड रिजल्ट्स के बेसिस पर बहुत सारे वियर्स पे रिसर्च की गई, और ये देखा गया कि जो रेट्रोग्रेशन की वैल्यू है, ठीक है, जिसको आपको डिजाइन में लेना है, जब आपका हाई फ्लड लेवल रहेगा HFL स्टेज पर हमारा रेट्रोग्रेशन की वैल्यू 0.5 मीटर है, और ये वैल्यू जो होगी वो लीनियरली वेरी करती है, लीनियरली इंक्रीज करती है अप टू 2 मीटर, जैसे जैसे हमारा डिस्चार्ज रिड्यूस होता जाता है। हाई फ्लड लेवल से डिस्चार्ज रिड्यूस होता जाएगा तो हमारा जो रेट्रोग्रेशन है, जो डिप्रेशन है डाउन स्ट्रीम बेड का, वो लीनियरली बढ़ता जाएगा, बिकॉज जो सिल्ट वेरिंग कैपेसिटी है उसका बिहेवियर हमारा चेंज होता जाएगा। तो जो ये फेनोमेना है कि जो डाउन स्ट्रीम रिवर बेड जो है वो लोअर हो रहा है,
अप टू फ्यू माइल्स दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेट्रोग्रेशन। और जैसे जैसे डिस्चार्ज कम हो रहा है वैसे वैसे रेट्रोग्रेशन का जो अमाउंट है वो हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा, हायर एट लो वाटर लेवल्स स्टेज। लो वाटर लेवल्स स्टेज का मतलब है जो फ्लड लेवल है उसका जो लेवल है वाटर का रिवर में वो कम है, और हाई फ्लड स्टेज में वो हमारा कम होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस रेगुलेटर्स इन मेन कैनाल्स आर प्रोवाइडेड टू। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि हमारा एक पैरेंट कैनाल है, यहाँ पर आपने क्रॉस रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट किया है, और जो हमारा ऑफ टेकिंग कैनाल है वहाँ के अपस्ट्रीम में आपने डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर कंस्ट्रक्ट किया है। सो जो मेन प्राइमरी पर्पस है क्रॉस रेगुलेटर का मेन कैनाल में कंस्ट्रक्ट करने का वो ये है कि हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहे ऑफ टेकिंग कैनाल में, और इसके कंस्ट्रक्ट करने से हमारा अपस्ट्रीम में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, सो दैट यहाँ पर सफिशिएंट डिस्चार्ज हमें हमेशा अवेलेबल रहे, जो कि कैनाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, हेड अप वाटर फॉर एडिक्वेट सप्लाई इनटू द ऑफ टेकिंग कैनाल। ये हमारा वाटर सप्लाई को हम रेगुलेट भी कर सकते हैं मेन चैनल पे, पर दिस इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन। हमेशा जब भी ऑफ टेकिंग कैनाल होगा वहां पर आप रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर मेन कैनाल में आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, बिकॉज जब भी आपका वाटर लेवल कम होगा तो क्रॉस रेगुलेटर के कंस्ट्रक्ट करने की वजह से हमारी पॉन्डिंग होगी, हेड बढ़ेगा, और हमारा सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ टेकिंग कैनाल में इंश्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन कैनाल है वहां पर क्रॉस रेगुलेटर है, और यहाँ पर हमारा हेड रेगुलेटर है, यहाँ पर हमारी पाउंडिंग होगी और हमारा सफिशिएंट हेड मिलेगा, जो कि हम इसमें कॉन्टिन्यूस सप्लाई इंश्योर कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेगुलेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इज देयर, raising the water level in the main canal in order to feed the off-taking canals and to facilitate communication by building a road over the cross-later with little extra cost to absorb the fluctuations in the canal system. Fluctuations means हमारा जब डिस्चार्ज बहुत कम हो जाएगा तो इस पाउंडिंग की वजह से हमें सफिशिएंट डिस्चार्ज मिलता रहेगा। और जो हेड रेगुलेटर के फंक्शन है वो ये है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल सप्लाईज एंटरिंग द ऑफ टेकिंग चैनल में जो भी पानी जा रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिल्ट एंटरिंग भी हम यूटिलाइज करते हैं विद सम प्रोविजन ऑफ सम सिल्ट एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस, और हम इससे डिस्चार्ज भी मेजर कर सकते हैं विद प्रोविजन ऑफ सम फ्लूम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द हेड रेगुलेटर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बैराज द एग्जिट ग्रेडियंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में मैंने पुराने वीडियोस में भी डिस्कस किया था डिटेल में। यहाँ पर मैंने एक बैराज कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है जिसमें हमारी ये अपस्ट्रीम सीड पाइल है, ये डाउनस्ट्रीम सीड पाइल है, और हमारा जो वाटर है वो सीपेज यहाँ पर ऐसे हमारा सीपेज हो रहा है। तो जो हमारा एग्जिट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, यहाँ पर हमारा जो ग्रेडियंट है वो कितना होगा ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, h बाई डी इंटू 1 बाई पाई इंटू लैम्डा। जो लैम्डा है वो हमारा 1 प्लस रूट 1 प्लस एल्फा स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। और जो अल्फा है ये हमारा b बाई डी है, और ये हमारा मैक्सिमम सीपेज हेड है। सीपेज हेड आप कैसे निकालोगे, जो हमारा लो टेल वाटर लेवल है और हाई पॉन्ड लेवल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज h वैल्यू। ये हमारी डाउनस्ट्रीम डेप्थ की पाइल है, यहां पर आप एग्जिट ग्रेडियंट मेजर कर रहे हो, बिकॉज यहीं पर पाइपिंग एक्शन से हमारा मोस्ट क्रिटिकल लोकेशन है। और यहां पर हमारी जो अल्फा है दैट इज b बाई डी, यहां पर दिस इज डिस्टेंस b, और ये हमारा d जो है डाउनस्ट्रीम पाइल है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी ये अपस्ट्रीम की कट ऑफ की पाइल की डेप्थ है, इससे हमारा एग्जिट ग्रेडियंट इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम कट ऑफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे एग्जिट ग्रेडियंट पर, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, हमारा एग्जिट ग्रेडियंट जो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है जिसके लिए हमें बैराज को डिजाइन करना रहता है, इट विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सैंड। जैसे जैसे हमारी फाइन कोर्स सैंड आ रही है, हमारा जो सेफ एग्जिट ग्रेडियंट है वो हमारा रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज वहां पर कम ग्रेडियंट पर ही हमारी पाइपिंग होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्दन डैम्स में हमारे कई सारी स्ट्रक्चरल फेलियर्स होते हैं, उसमें
जनरली हमारे जो अर्दन डैम्स है 25% फेल्योर्स स्ट्रक्चरल फेल्योर्स कैटेगरी में आते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फेल्योर होता है हमारा स्लाइडिंग ऑफ अप स्ट्रीम स्लोप। और जो स्लाइडिंग होगी हमारी अप स्ट्रीम स्लोप की, ये देखा गया है उसके लिए जो मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन है वो हमारी सडन ड्रॉडाउन की है। सडन ड्रॉडाउन का मतलब है कि हमारा जो अप स्ट्रीम वाटर सरफेस का लेवल है, जो रिजर्वायर का लेवल है डैम के अप स्ट्रीम में, वो अचानक से रैपिडली लोअरिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। तो उस फेनोमेना की वजह से होगा क्या हमारा, ये दिस इज द रैपिड ड्रॉडाउन, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव पोर प्रेशर। यहां पर मैंने कलर से दिखाया हुआ है आपको कि दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू रैपिड ड्रॉडाउन। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि वाटर लोवरिंग से हमारा सॉइल पर जो वाटर पोर प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, और जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होती है दैट इज टेकन एज सी प्लस सिग्मा बार tan phi, और सिग्मा बार जो होगा वो हमारा सिग्मा माइनस यू पोर प्रेशर के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो जो टाउ है दैट इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x माइनस यू tan phi। तो हमारा जब पोर प्रेशर एक्सेसिव हो जाएगा तो हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो अप स्ट्रीम स्लोप है वो हमारा स्लाइड कर जाएगा, बिकॉज जो हमें शेयर स्ट्रेंथ चाहिए वो हमारी सफिशिएंटली मोबिलाइज नहीं होगी, बिकॉज शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई है हमारा एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर के डेवलप होने की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा देयर इज अ फेल्योर ऑफ अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ डैम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन फॉर फेल्योर ऑफ द अपस्ट्रीम स्लोप। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो डाउन स्ट्रीम स्लोप है डैम का, ये हमारा कुछ इस तरह स्लाइड करता है जब हमारा जो रिजर्वायर लेवल है वो फुल हो। तो डाउन स्ट्रीम के लिए जो हमारी क्रिटिकल कंडीशन है स्लोप के फेल होने की, उस केस में हमारा रिजर्वायर जो हो वो रिजर्वायर फुल हो, तभी हमारा डाउन स्ट्रीम फेल्योर जो होगा वो इसके अलोंग स्लाइड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और पुराने वीडियोस में मैंने इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात किया था कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आप पुराने वीडियोस रेफर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द ब्लिट्जक्रीग थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारी ब्लिट्जक्रीग थ्योरी है कैसे ओरिजिनेट हुई। सबसे पहले एक हमारा खरकी वियर है इंडिया में, वो हमारा एक्सपीरियंस बेसिस पर डिजाइन किया गया था, बिना कोई रेशनल थ्योरी के या लॉजिकल थ्योरी के, उसको एक्सपीरियंस बेसिस पर हमारे डिजाइनर्स ने डिजाइन किया और वो फेल हो गया। जब वो फेल हो गया तो हमारे ब्लिग एक रिसर्चर थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए इस वियर के फेल होने के बाद, और रिसर्च एनालिसिस के बाद उन्होंने जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फेलियर के लिए एक थ्योरी प्रपोज की और कहा कि जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के फेलियर्स होते हैं दे आर ड्यू टू सब सरफेस फ्लो, ठीक है। अब ये सब सरफेस फ्लो का मतलब ये है कि जो पानी हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बॉटम में सीप हो रहा है, जिसे आप बोलेंगे कि जो वाटर सीपिंग है, दैट वाटर क्रीप्स along the bottom contour of the hydraulic structure, ठीक है, कंटूर ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये उन्होंने सजेस्ट किया। तो अगर हम यहां पर एक स्ट्रक्चर कंसीडर कर लें, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये हमारा एक वियर या बैराज मान सकते हैं आपका कंस्ट्रक्टेड है, और यहां पर हमने अज्यूम किया कि हमारा डाउन स्ट्रीम में कोई भी पानी नहीं है, तो जो हमारा हेड अवेलेबल है दैट इज HL, ठीक है। यहां पर हमने 3 कट ऑफ 1, वर्टिकल कट ऑफ 2, वर्टिकल कट ऑफ 3, वर्टिकल कट ऑफ दी हैं। तो ब्लिट्ज थ्योरी ये कहती है कि जो हमारा परकुलेटिंग वाटर है, जिसे आप सीपिंग वाटर भी बोल सकते हो, जो पानी सीप कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन हेड, that follows the outline of the base of foundation of the hydraulic structure, जिसे आप bottom contour बोल रहे हैं, and water creeps along the bottom contour of the structure।
तो लेंथ ऑफ पाथ दस ट्रेवर्स्ड बाय वाटर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ क्रीप। तो जो हमारा वाटर सीप करके इस पाथ के, जो हमारा एरोज दिख रहे हैं, इस पाथ के अलोंग हमारा पानी सीप कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये पाथ ट्रेवल करेगा पानी, उतना ज्यादा हमारे लॉसेस हो जाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, ठीक है। तो हमारी जो लेंथ ऑफ क्रीप है, इसका मतलब है कि पानी कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर के नीचे, ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्रीप में दो पार्ट हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल क्रीप है, एक हमारा वर्टिकल क्रीप है। हॉरिजॉन्टल क्रीप में हमारा L1 L2 है, जिस और वर्टिकल क्रीप में आपका D1 D2 D3 के अलोंग जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, सीप कर रहा है पानी, वो हमारा D1 D2 3 है। तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर इस वर्टिकल कट ऑफ की वजह से ये हमारा लॉस हो रहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा क्या होगा, I इज इक्वल टू HL अपॉन L। L इज द टोटल क्रीप लेंथ, टोटल क्रीप लेंथ है, जिसको आप लिख सकते हैं LT इज इक्वल टू B प्लस 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3। बिकॉज जो ब्लिक की क्रीप थ्योरी थी, उसने हॉरिजॉन्टल क्रीप और वर्टिकल क्रीप के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा HL अपॉन LT आया, और किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप कितना हाइड्रोलिक लॉस हो रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप निकाल सकते हो। सपोज अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट HL बाई L है, और यहाँ पर आपकी इस वर्टिकल कट ऑफ में डिस्टेंस जो पानी ने ट्रेवल की वो 2 टाइम्स ऑफ D1 किया, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस की वजह से जो ये आपका इंटरसेप्ट है, दिस इसकी वैल्यू निकल आएगी, इसी तरह इसकी वैल्यू निकल आएगी, इसी तरह इसकी वैल्यू निकल आएगी कि वर्टिकल क्रीप में पानी जब ट्रैवल करेगा तो उसकी वजह से हमारा ये लॉस होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और सेफ्टी इंश्योर करने के लिए हमारी ब्लिग्स ने ये कहा कि हमारा जो लेंथ ऑफ पक्का फ्लोर है वो सफिशिएंट थिकनेस का और सफिशिएंट लेंथ का होना चाहिए, एंड दैट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू C इंटू HL। दिस इज द बॉटम ऑफ फ्लोर, ठीक है। इसकी थिकनेस कैसे डिटरमाइन करते हैं वो मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। दिस इज गिवन बाय H अपॉन G-1। आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जो लेंथ ऑफ फ्लोर है दैट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू C इंटू HL, और जो हमारा C है ये हमारा ब्लिग्स कोफिशिएंट कहलाता है, ब्लिग्स क्रीप कोफिशिएंट, जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल क्या है हमारी। तो फाइन सैंड के लिए जो C की वैल्यू हमारे ब्लिग्स ने सजेस्ट की इन नॉर्थ इंडियन रिवर्स, वो हमारी आई 15। कोर्स सैंड के लिए उन्होंने वैल्यू सजेस्ट की हमारी 12, ठीक है। तो अगर हम आप देखेंगे ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो है HL अपॉन L, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई C। तो 1 बाई C जो है इन रेसिप्रोकल ऑफ ब्लिग्स कोफिशिएंट इज दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर फाइन सैंड कितना आ जाएगा 1 बाई 15, और फॉर कोर्स सैंड हमारा आ जाएगा 1 बाई 12। तो इस तरह हमारे आप लेंथ ऑफ पक्का फ्लोर निकाल सकते हो फॉर ब्लिग्स थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ, ब्लिग्स के बाद लेन्स थ्योरी, लेन वेटेड थ्योरी आई। दिस वाज द इम्प्रूव्ड थ्योरी, बट ये प्रैक्टिकली यूज नहीं की जाती है, ये केवल थ्योरेटिकल अप्रोच के लिए सजेस्ट की गई, और इसका इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ही कम है, ना के बराबर है। सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में उसने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है उसको वेइंग फैक्टर 3 दिया, 1/3 दिया, और वर्टिकल क्रीप को वेटेज 1 दिया। इट मीन्स कि जो हमारा टोटल लेंथ ऑफ क्रीप है वो 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्रीप प्लस 1 ऑफ द वर्टिकल क्रीप, मतलब वर्टिकल क्रीप को फुल वेटेज दिया और हॉरिजॉन्टल क्रीप को 1/3 वेटेज दिया, ठीक है। और ब्लिग्स ने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया। तो अगर हमारा ब्लिग्स क्रीप थ्योरी पूछ रहा है तो इक्वल वेटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप्स, यानी 1:1 का वेटेज दिया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड लेस वेटेज टू हॉरिजॉन्टल क्रीप देन वर्टिकल क्रीप, यहाँ पे 1:3:1 का वेटेज दिया, वर्टिकल क्रीप 1 और हॉरिजॉन्टल क्रीप H, एंड दिस इज फॉर लेन वेटेड क्रीप थ्योरी, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल डिजाइन में कोई यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है। इस बेसिस पर आप ब्लिग्स थ्योरी के बेसिस पर सफिशिएंट लेंथ ऑफ पक्का फ्लोर आपको इंश्योर करना है, ताकि हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो सेफ हो,
तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो फ्लो मास कर्व मेथड है वो हमारा रिजर्वायर कैपेसिटी और डिमांड की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर डिमांड को मीट आउट करने के लिए। पर होता क्या है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है तो जो ग्राफिकल प्लॉटिंग होती है फ्लो मास कर्व से, वो थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है। इसलिए क्या किया गया, एक मेथड डेवलप किया गया सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम, जो कि एल्गोरिथम इसलिए बिकॉज ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से कॉम्प्लेक्स डाटा को एनालाइज कर सकते हो एंड यू कैन डिटरमाइन द रिजर्वायर कैपेसिटी नीडेड टू मीट अ गिवन डिमांड। तो इसमें करते क्या है, इस मेथड में हम, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, तो समीशन ऑफ फ्लो यानी इनफ्लो माइनस डिमांड का ग्राफ खींचते हैं वर्सेस क्रोनोलॉजिकल टाइम। ठीक है, तो हमारे ग्राफ में हमारा एक लोकल मैक्सिमा आएगा और लोकल मिनिमा आएगा। इसमें सीक्वेंट पीक का मतलब ये है कि हमारा अगर ये P है, ये इसका मैग्नीट्यूड P1 का मैग्नीट्यूड P से ज्यादा है, तो P1 जो है दिस इज सीक्वेंट पीक फॉर P, और P हमारा यहां पर क्या है, दिस इज डिफरेंस ऑफ जो इनफ्लो है माइनस हमारा डिमांड क्या है। ठीक है, और ये हमारे लोवेस्ट ट्रफ की वैल्यूज हैं और ये हमारी पीक वैल्यूज हैं। तो जो हमारा सीक्वेंट पीक का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय मैक्सिमा ऑफ पीजे माइनस टीजे। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा पीक होगा पीजे और ये हमारा होगा टीजे। तो पीजे माइनस टीजे के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी डिटरमाइन करेगा, और इसमें से वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए बिकॉज हर सीक्वेंट पीक सिस्टम के लिए एक हमें पीजे माइनस टीजे की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जिसके हेल्प से आप रिक्वायर्ड मिनिमम स्टोरेज निकाल सकते हो। और यूज कहाँ करना है, जब हमारा जो डाटा है वो बहुत ज्यादा हो गया है और एनालिसिस हमारा विद द हेल्प ऑफ फ्लो मास कर्व बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट यूसेज सेम है, और यहाँ पर जो ये डायग्राम बनते हैं सीक्वेंट पीक वाला, इनको हम बोल सकते हैं रेसिडुअल मास कर्व। ठीक है, और हमारा जो पर्पस है वो सेम है कि हमें रिजर्वायर कैपेसिटी निकालनी है कि कितने डिमांड के लिए हमें कितना कैपेसिटी चाहिए, बट तरीका हमारा अलग हो गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की वजह से कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है सेफ्टी पर्पस के लिए हमें डिजाइन करना है, बट मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड एट ऑल टाइम्स के लिए हम डिजाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज उसकी जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा आ जाएगी। बिकॉज लाइक कलवर्ट्स हो गए, दे कैन बी डिजाइन फॉर लेस सीवियर फ्लड। ठीक है, विद सर्टेन सेफ्टी मार्जिन एंड सर्टेन रिस्क ऑफ फेल्योर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन रिस्क कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और या किसी भी स्ट्रक्चर के फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमने डिजाइन फ्लड चाहिए होता है। तो जो हमारा फ्लड डिजाइन के लिए यूज किया जा रहा है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, वो हमारा 3 कैटेगरीज में आप उसको डिफाइन कर सकते हो। पहला है स्पिलवे डिजाइन फ्लड, दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, और थर्ड है हमारा प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। अब जो प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड है वो हमारा फ्लड जो मैक्सिमम फिजिकल पॉसिबल फ्लड है, सीवियर कॉम्बिनेशन जिसमें इन्वॉल्व हैं और रेयर कॉम्बिनेशंस भी मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस की। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस सिचुएशन में जब प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लिए आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो देयर इज नो रिस्क ऑफ फेल्योर। जब आप प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के लिए डिजाइन कर रहे हो कि स्ट्रक्चर हमारा फेल नहीं होगा, और उसके फेल होने से हमारा देयर इज अ सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ एंड सीवियर डैमेज, जैसे कि हमारा
जो बड़े डैम्स होते हैं जनरली, जो हमारी जिनकी कैपेसिटी स्टोरेज जो है 60 मेगा मीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, अगर ये डैम हमारे फेल हो गए तो देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होगा। तो ऐसे डैम्स, बड़े डैम्स के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पर हमारा लाइफ सीवियर डैमेज, मतलब कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होने की वजह से लाइफ प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम रेयर कॉम्बिनेशन लेते हैं मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डाटा का, ताकि हमें एक्सट्रीम फ्लड पता चल सके जो कि उस पर्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन में पॉसिबल है। तो ऐसा फ्लड हमारा प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड कहलाता है। दूसरा फ्लड है हमारा स्टैंडर्ड प्रोबेबल फ्लड। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो रेयर कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे कंसीडर नहीं किए जाते। फ्लड तो ये भी हमारा मैक्सिमम पॉसिबल फ्लड होगा जो कि फिजिकली पॉसिबल है, बट रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। और जनरली एक सेम हाइड्रोलॉजिकल बेसिन, ड्रेनेज बेसिन के लिए जो एसपीएफ की वैल्यू है वो 40 to 60% ऑफ पीएमएफ होती है, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसके फेल होने से एज कंपेयर टू जो लॉस ऑफ लाइफ है या डैमेज है वो हमारा बहुत कम होगा। इसलिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको पीएमएफ के लिए डिजाइन करना है। जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हमारा लाइफ, फिर कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होने से लाइफ और प्रॉपर्टी का जो डैमेज है, लॉस है, वो बहुत ही कम होगा। इस वजह से रेयर कॉम्बिनेशन हम नहीं लेंगे डिजाइन फ्लड करने में, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा पीएमएफ से कम आएगा, जनरली 40 to 60% ऑफ द फ्लड मैग्नीट्यूड होगा। और जो हमारा स्पिलवे डिजाइन फ्लड है, तो जो हम स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, उनकी जो डिजाइन कैपेसिटी है वो स्पिलवे डिजाइन फ्लड से हम डिसाइड करते हैं। तो सीडब्ल्यूसी ने कन्वीनियंस के लिए हमारा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा किस फ्लड को कब अडॉप्ट करना है वो सजेस्ट किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जब आप स्पिलवे डिजाइन कर रहे हो और हमारा प्रोजेक्ट की कैपेसिटी, जनरली हमारे मेजर प्रोजेक्ट जहाँ पर हमारे डैम्स वगैरह आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यहाँ पे 60 मेगा मीटर क्यूब से ज़्यादा है, तो आपको पीएमएफ से अपनी डिजाइनिंग करनी है। और अगर आप पीएमएफ नहीं पॉसिबल है निकालना, तो पॉसिबल फ्लड फ्रिक्वेंसी मेथड से आप रिटर्न पीरियड 1000 ईयर के बेसिस पर आप डिजाइन फ्लड निकालेंगे। जब आप परमानेंट बैराजेस या माइनर डैम्स जिनकी कैपेसिटी 60 मेगा मीटर क्यूब से कम है, वहां आप एसपीएफ निकालेंगे, यानी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड की हेल्प से आप अपना डिजाइन फ्लड निकालेंगे। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारा फ्लड विथ रिटर्न पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, इनमें से जो हमारी फ्लड का मैग्नीट्यूड जिससे ज्यादा आ रहा है, चाहे आप फ्लड का रिटर्न पीरियड 100 ईयर्स के लिए डिजाइन कर लो या एसपीएफ के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्चार्ज आ रहा है। और एसपीएफ आप कैसे निकालोगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ एंड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्टॉर्म से। ठीक है, जो हमारे वियर्स हैं वहां पर आप रिटर्न पीरियड 100 या 50 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप डिजाइन फ्लड निकाल लोगे। जो एक्वाडक्ट्स हैं, वाटरवे एंड फाउंडेशंस हैं, वहां के लिए फ्लड का रिटर्न पीरियड हमारा 50 ईयर्स के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। और फाउंडेशंस एंड फ्री बोर्ड के लिए आप एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जहां पर जिन प्रोजेक्ट्स में बहुत ही स्कैंटी और रेनफॉल डाटा है, वहां पे भी आप एम्पेरिकल रिलेशनशिप का यूज करके फ्लड डाटा, डिजाइन फ्लड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हमारा प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 60 मेगा मीटर क्यूब से ज़्यादा स्टोरेज है, तो वी आर गोइंग फॉर पीएमएफ या रिटर्न पीरियड 1000 ईयर। अगर हमारा पीएमएफ इज नॉट एप्लीकेबल, और अगर हमारे बैराजेस हैं, माइनर ब्रिजेस हैं, माइनर डैम्स हैं, जहाँ पर आप जिनकी वजह से, जिनके कैटास्ट्रॉफिक डैमेज होने की वजह से बहुत कम लॉस होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पर हम रिटर्न पीरियड अपना कम कर देंगे और एसपीएफ का यूज़ करेंगे, जिससे भी हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा एन एक्सट्रीमली लार्ज फ्लड बट फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए फ्लड इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इंक्लूडिंग रेयर कॉम्बिनेशंस ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल डाटा। ठीक है, और ये वाला हमारा जो पहला वाला है ये स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड है, और दूसरा वाला जो है स्टैंडर्ड स्पिलवे डिजाइन फ्लड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारा। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिगार्डिंग द प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन।
तो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं, यानी डैम्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, तो उनको हम इस तरह डिजाइन करते हैं कि हमारी जो फेल्योर प्रोबेबिलिटी है, फेल्योर प्रोबेबिलिटी हमारी लोवेस्ट हो, और वर्चुअली आप इसे जीरो भी कह सकते हो कि हमारी जब भी फ्लड आए, एक्सट्रीम फ्लड आए, उसकी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी फेल होने की सब बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। तो मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के जो मैक्सिमम फ्लड होगा वो कब आएगा? करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन। मैक्सिमम पॉसिबल प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि जो फिजिकली पॉसिबल ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड की रेनफॉल है जो उस पर्टिकुलर रीजन में हो सकती है, तो इसको आप ग्रेटेस्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल बोल सकते हैं। कि अगर इतनी ज्यादा बारिश हो जाए, मैक्सिमम एक्सट्रीम बारिश हो जाए कि हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो फ्लड आ रहा है उससे हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो, उसकी फेलर प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो। तो इसकी दो अप्रोच हैं इसको निकालने की। एक हमारे मेटीओरोलॉजिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, आप बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस हाइड्रोमेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं वो स्टॉर्म मॉडल्स का यूज करके मैक्सिमम प्रोबेबल प्रेसिपिटेशन प्रिडिक्ट करते हैं। और दूसरा जो अप्रोच है दैट इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ रेनफॉल डाटा की हेल्प से आप निकाल सकते हो, जिसमें जो पीएमपी इज गिवन बाई पी बार प्लस के सिग्मा, जैसे आप आरसीसी डिजाइन में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर भी वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच एप्लीकेबल है। जब आप प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन निकाल रहे हैं तो मीन रेनफॉल होगी, एनुअल मैक्सिमम रेनफॉल जो आपका डाटा सीरीज बन रहा है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर होगा जो कि इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, हमारा रिटर्न पीरियड क्या है, और हमारा नंबर ऑफ डाटा कितना अवेलेबल है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोलॉजिकल सीरीज कितनी अवेलेबल है। तो इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के लिए हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने जो पीएमपी की वैल्यू डिटरमाइन की है वो जनरली 37 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वेरी करती है फॉर वन डे। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पीएमपी, कि हमारा एक दिन में इतनी बारिश हो सकती है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में। तो वो हमारा डिपेंड करेगा कि हम हमारी एरिया कौन सी है, किस लोकेशन पे है, और हमारा पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। इस वजह से वी यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रेनफॉल डाटा टू प्रिडिक्ट दी एक्सट्रीम या मैक्सिमम पॉसिबल रेनफॉल कितनी हो सकती है, जिसकी वजह से जो फ्लड आएगा उसकी वजह से जो फेलियर प्रोबेबिलिटी है वो हमारी लोवेस्ट होगी। तो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किसी भी स्टेशन पे दैट इज द ग्रेटेस्ट रेनफॉल, एक्सट्रीम रेनफॉल फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, ड्यूरिंग ड्यूरेशन होना चाहिए जो कि फिजिकली पॉसिबल हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व को आप डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हैं। डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व is the stream discharge against the percentage of time the flow is equaled or exceeded। यहाँ पर मैंने एक तरफ डिस्चार्ज दिखाया हुआ है एंड द परसेंटेज ऑफ टाइम कि उस फ्लड, उस मैग्नीट्यूड का फ्लड कितने टाइम, कितने परसेंट टाइम एक्सीड या इक्वल है उस मैग्नीट्यूड से। सपोज QD के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ देखें टाइम हमारा 40% देखें, तो इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ द टाइम हमारा जो डिस्चार्ज है वो हमारा QD से इक्वल या ज्यादा रहेगा, एंड दिस 40% इज कॉल्ड 40% डिपेंडेबल फ्लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको आप निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लॉटिंग पोजीशन फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम कि वो हमारा फ्लड मैग्नीट्यूड इक्वल या एक्सीड कितना टाइम कर रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन m/n+1। m हमारा ऑर्डर नंबर है या क्लास नंबर है, और यही PP% जो होगा यही हमारा डिसाइड करेगा कि इतने परसेंटेज डिपेंडेबल फ्लो जो आ रहा है, मींस 40% डिपेंडेबल फ्लो जो है वो QD है, और ये हमारा 40% ऑफ द टाइम जो होगा वो हमारा इस वैल्यू से डिस्चार्ज हो रहा है वो एक्सीड या इक्वल कर रहा है। तो अगर हम अरिथमेटिकल स्केल पर इसको ड्रॉ करते हैं, दिस इज द अरिथमेटिकल स्केल, तो परसेंटेज एक्सीडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड जो हमारा डिस्चार्ज है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा हमारा। और जनरली इसका यूज हम वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में करते हैं,
और इसको हम लॉग पेपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉग पेपर पे जब आप ड्रॉ करोगे तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह आएगा, जिसमें हमारा ये डिस्चार्ज होगा एंड दिस इज द परसेंटेज टाइम फ्लो इज इक्वल टू एक्सीडेड होगा। तो जितना ज़्यादा ये स्टीप होगा वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो डाटा है वो हाईली वेरिएबल है, हाईली वेरिएबल स्ट्रीम डिस्चार्ज है, जो भी स्ट्रीम से हमें मिल रहा है किसी पर्टिकुलर रिवर में। तो इसका यूज हम करते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स की फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने के लिए करते हैं। और अगर हमारा ये फ्लैट है, मीन्स अगर कुछ इस तरह है, तो दिस इज द फ्लैट शेप ऑफ फ्लो ड्यूरेशन कर्व, वो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा स्मॉल वेरिएशन है डिस्चार्ज इन स्ट्रीम में और हमारा जो रिस्पॉन्स है कैचमेंट का वो बहुत स्लो है। तो इसको हम निकालते कैसे हैं? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोग्राफ डाटा। और जो डिस्चार्ज है इसको हम क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हैं, पर वीक टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम में लिखना है आपको। एंड फ्लो ड्यूरेशन कर्व को पावर ड्यूरेशन कर्व भी बोल सकते हैं, बिकॉज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में इसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।